जय हिंद सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में जुड़ चुके हैं, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जय हिंद। बच्चों, आज की क्लास में हम ब्लड यानी कि रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी का फेवरेट टॉपिक होगा रक्त। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सभी क्वेश्चन का आंसर करिएगा। हाँ, स्टडी ऑफ ब्लड इज हेमेटोलॉजी, बिल्कुल सही। लेकिन पहला क्वेश्चन वो नहीं है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ब्लड इज अ विच टाइप ऑफ टिश्यू? किस तरह का टिश्यू है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है? भूले तो नहीं हो? जल्दी से आंसर करिएगा बेटा, जल्दी से सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल सही मैम, ये कनेक्टिव टाइप का टिश्यू था। हमने अलग अलग प्रकार के संयोजी ऊतक पढ़े थे, याद आ रहे हैं? जिसमें हड्डी भी संयोजी ऊतक है, आपकी उपास्थि कार्टिलेज भी संयोजी ऊतक है, आपका रक्त भी संयोजी ऊतक है, और आपका लिम्फ भी संयोजी ऊतक है। ये सारे संयोजी ऊतक हम पढ़ चुके हैं। एक रक्त रह गया था और लिम्फ भी रह गया था। तो कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन फ्लूइड है। कौन सा है बेटा? फ्लूइड टाइप का। फ्लूइड में हमने दो पढ़े थे, यानी कि द्रव्य क्या है? द्रव, क्योंकि ये बहता है, लिक्विड होता है, तरल अवस्था में होता है। इसलिए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है बेटा? फ्लूइड वाला कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें आपका एक और दूसरे नंबर का लिम्फ भी आता है। याद आ गया? बहुत अच्छी बात है, जिसमें लिम्फ भी आता है। ये दोनों फ्लूइड में आते हैं। दोनों किस में आते हैं? फ्लूइड में आते हैं। हाँ बिल्कुल, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अभी रक्त परिसंचरण हम कल पढ़ेंगे, अभी ब्लड पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, चलिए तो जरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। ब्लड जो है कहाँ से बना है? कहाँ से बना है? मेसोडर्म से बना है। याद रखिएगा, ब्लड कहाँ से बना है? वैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से? तरल संयोजी ऊतक है, जिल बिल्कुल सही, मेसोडर्म से बना है। कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक में नाम पूछे तो दो याद रखना है, रक्त भी जो बहेगा और दूसरा लिम्फ भी, वो भी बहता है, वो भी आपका तरल संयोजी ऊतक में ही आता है। ब्लड का पीएच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7.35 7.45। एक जगह कॉपी में सारी पीएच वैल्यू नोट कर लेना। केमिस्ट्री में मैंने आप सभी को एक साथ नोट करवाई दी है इंपॉर्टेंट वाली, पर बायोलॉजी के सारे पीएच वैल्यू एक जगह नोट कर लेना। और क्वेश्चन पीएच वैल्यू याद रखने से ये नहीं है कि सिर्फ रट लिया, ये भी याद रखना है बेटा कि ये मान थोड़ा सा 7 से ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा 7 से ऊपर जा रहा है तो स्लाइडली क्या होगा? बेसिक होगा, एल्केली होगा, है ना, क्षारीय होगा। क्या होगा? थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि पीएच स्केल में थोड़ा सा इधर गया है। इधर हमारी क्षार की कैटेगरी आती है, इधर अम्ल की आती है। हेल्दी ह्यूमन वेरी इंपॉर्टेंट, कितना एक हेल्दी ह्यूमन में ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है एक हेल्दी ह्यूमन में। ठीक है। रेड कलर क्यों होता है? रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि क्या है, हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से हमारे जो रक्त का कलर है वो क्या है? लाल है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, यानी कि आपका लोहा पाया जाता है। ये सभी जानते हैं, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर करिए। एक औसत मानव शरीर में रक्त की अनुमानित मात्रा कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एवरेज अडल्ट ह्यूमन। हाँ, 1 लीटर होता है, 3 लीटर होता है, 5 लीटर होता है, 7 लीटर होता है। कितना होता है? जी हाँ बिल्कुल, जिनका आंसर आने जा रहा है मैडम, अभी देख बताया आपने, 5 से 6 लीटर तक की रेंज होती है। ठीक है, इसीलिए रेंज में पढ़ते हैं 5 से 6 लीटर। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। रक्त का पीएच सीमा कितनी है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ द ब्लड? 4.5, 4 से 5, 6 से 7, 7.35 से 7.45। और हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है, हल्का क्षारीय या थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये रटने की जरूरत नहीं है कि क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच स्केल सभी जानते हैं, सभी पीएच स्केल जानते हैं। स्लाइटली
स्लाइटली क्या है बेटा? एल्केली। देखो एल्केली बोल दो या बेसिक बोल दो, दोनों एक ही बात है, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो आप। एल्केली लिखा हुआ है या बेसिक लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है। बिल्कुल सही। चलिए, मानव रक्त में लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड? किसके कारण मानव रक्त का कलर लाल है? तो अभी हमने देखा क्या पाया जाता है बेटा, क्या होता है? क्या प्लाज्मा के कारण? नहीं मैम, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त का कलर है लाल होता है। ठीक है, चलिए हीमोसाइनिन याद करो जल्दी से फटाफट। हीमोसाइनिन जो है किसके कारण, किसमें था हीमोसाइनिन, किसमें पड़ा था और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, रिवाइज कर लो। हीमोसाइनिन में कौन सी धातु तत्व पाया जाता है और किसमें ये होता है? जल्दी से बताइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वांटिटी की बात करें। क्वांटिटी याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा, कि हर 100 मिलीलीटर ब्लड में कितने ग्राम आपका क्या होगा? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन है बेटा, हीमोग्लोबिन। हर 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? हाँ नीला कलर ऑक्टोपस का। और कहाँ पड़ा था? बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छे। हीमोसाइनिन उसी में पाया जाता, वर्णक है। क्वांटिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे हीमोग्लोबिन की, नोट कर लेना कि हर 100 ml ब्लड में 15 ग्राम कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन। नॉर्मल, ये नॉर्मल रेंज है, अप एंड डाउन होता रहता है लेकिन ये नॉर्मल है, ध्यान रखना। अब हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। अगर आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है तो कहोगे कौन सा प्रोटीन है मैम? ग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, ग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। फिर ये हीम क्या है? ये हीम किसको बोलते हैं? तो हीम आपका क्या है बेटा? अणु है जिसमें आयरन है, जिसमें क्या है? आयरन है। आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, आयरन धारण करने वाला अणु होता है हीम, और ग्लोबिन होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में आ गए हम। केमिस्ट्री में फिर इसकी चर्चा होगी, फिर इसकी चर्चा होगी केमिस्ट्री में कि ब्लड क्या है, तो कहोगे ब्लड मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर पता चल गया, ओके। लेकिन मिश्रण तो है, लेकिन किस टाइप का मिश्रण है? क्या होमोजीनियस है या हिट्रोजीनियस है? तो किस तरह का मिश्रण है? हिट्रोजीनियस है, विषमांगी टाइप का मिश्रण होता है। ठीक है, उसमें भी विषमांगी में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। विषमांगी में भी कौन सा वाला है? ये कोलाइडल भी है और सस्पेंशन भी है, क्योंकि इसमें अणु बिल्कुल पूरी तरह से फैले हुए भी हैं और झूलते हुए भी हैं, इसीलिए कोलाइडल सस्पेंशन इसको कहा जाता है। यानी कि कोलाइड टाइप का भी और निलंबन प्रकार का भी, दोनों प्रकार का आपका रक्त होता है। और कोलाइड में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जेल होता है, सोल होता है, फॉर्म होता है। तो उसमें भी कौन सा वाला है? सोल होगा, सोल। सोल क्या होता है कि अगर आपके लिक्विड में, द्रव पदार्थ में ठोस पदार्थ क्या कर रहे हो? झूल रहे हो, सस्पेंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। तो आप जानते हो आपका जो ब्लड है, रक्त है, वो लिक्विड प्लाज्मा में, प्लाज्मा क्या है? रक्त का लिक्विड वाला हिस्सा है, द्रव वाला हिस्सा पूछे तो प्लाज्मा है। प्लाज्मा में आपकी सारी कोशिकाएं क्या हो रही हैं? झूल रही हैं, मूव कर रही हैं, तो इसलिए ये क्या होगा? सोल होगा। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, केमिस्ट्री में भी आ सकता है, बायोलॉजी में भी आ सकता है। तो बेटा कोलाइडल सस्पेंशन है, कोलाइडल भी है, सस्पेंशन भी है, दोनों प्रकार का है, तो इसे कोलाइडल सस्पेंशन कहेंगे। और कोलाइडल में कौन सा प्रकार मैडम? तो बोलोगे सोल। सोल, सोल किसे बोलते हैं? सोल उसे बोलते हैं कि अगर आपके लिक्विड में सॉलिड होता है घुला हुआ, तो उसे हम सोल कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें रक्त के बारे में जो केमिस्ट्री में पूछी जाती है, यहाँ हमने डिस्कस कर ली। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा बेटा, बन जाता है, केमिस्ट्री में बनेगा, नहीं तो बायोलॉजी में तो शायद बने ना बने, लेकिन केमिस्ट्री में बन जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलयन होता है? यानी कि हीमोग्लोबिन जो है साइटोप्लाज्म में घुला होता है। भले ही से क्वेश्चन रिपीट हो गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन चल रहा है, ब्लड पढ़ रहे हैं, एक आधा क्वेश्चन अगर रिपीट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन विच एनिमल साइटोप्लाज्म डज हीमोग्लोबिन डिसॉल्व? किसके साइटोप्लाज्म में यानी कि जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन घुला होता है? हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी में है। हमारा हीमोग्लोबिन किसमें है बेटा? आरबीसी में है। लेकिन किसका आप पढ़ चुके हो? केचुए का। केचुए के अंदर आरबीसी नहीं होती, उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसके जीव द्रव्य में घुला रहता है। अर्थवॉर्म बिल्कुल सही। चलिए, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन का नाम बता दो। द प्रोटीन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अभी हमने डिस्कस करा। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन या हीम? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्वेश्चन आसान है, लेकिन हीम और ग्लोबिन और ग्लोब्यूलिन को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होगा आंसर? प्रोटीन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। बिल्कुल, ग्लोबिन नाम में ही है, उसके नाम में ही ग्लोबिन है। हीम क्या है? हीम के अंदर आयरन मिलेगा। आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, यानी कि अणु जिसमें आयरन होता है, वो हीम कहलाता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत बता दो कितना होता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत बता दो कितना होगा? कितना होता है? अब हम रक्त के घटक पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले कि रक्त में क्या क्या है, कितनी क्वांटिटी में है। तो 55%, 45%, 60% या 75%, कितने परसेंट होती है प्लाज्मा? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन बेटा हमारी प्लाज्मा में घुला रहता है। एल्ब्यूमिन, अभी बताऊंगी प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। 55% बिल्कुल, जिन बच्चों का आंसर आया है 75% वाले बेटा बिल्कुल गलत है। चलिए कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, ब्लड के, आपके रक्त के कंपोनेंट घटक की बात कर लेते हैं। तो आपके रक्त में क्या क्या मिल रहा है? आपके रक्त में 55% प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा क्या है? वो जो लिक्विडी पार्ट है ना, जो द्रव है, जो बह रहा है, वही तो प्लाज्मा है। जो आपका द्रव बह रहा है वही तो प्लाज्मा है। 55% प्लाज्मा होती है बेटा। उसके बाद 45% आपकी आरबीसी होती है आपके रक्त में, और 1% आपकी क्या होती है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। ये आपके रक्त का पूरा घटक है। सबसे ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा, वो जो द्रव वाला हिस्सा है, लिक्विड हिस्सा है आपके ब्लड का, पानी वाला हिस्सा जो बहता है, वो प्लाज्मा 55%, और उसके अंदर जो कोशिका है आरबीसी 45%, डब्ल्यूबीसी और वाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट की बात करें तो वो ओनली 1% होती है। ठीक है, ये याद रखना। तो आपके रक्त के जो घटक हैं उनको हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरी रुधिर कणिकाएं, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब ऐसे दो करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्लाज्मा की चर्चा कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? थोड़ा सा पीले, हल्के पीले कलर का प्लाज्मा का कलर क्या होता है? हल्का पीला कलर। आप अप्रोक्सीमेट समझ लो, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन पॉइंट में आगे पीछे हो गया होगा 100% मैनेज। इतना ध्यान रख लो कि सबसे ज्यादा परसेंट प्लाज्मा का होता है, और बाय चांस अगर परसेंटेज दे दिए तो तुम बता तो पाओ, इसलिए वहां पर परसेंटेज लिखा है। लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, अगर आपसे पूछे कि आपके रक्त का लिक्विड वाला, द्रव वाला हिस्सा कौन सा है, तो तरल घटक कौन सा है बेटा? प्लाज्मा। ठीक है, और रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल क्या होती है? इसमें फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। आपकी जितनी भी कॉर्पस्कल्स हैं, यानी कि कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सब क्या होती है? इसमें झूलती हैं, तैरती हैं, फ्लोट होती है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि मैडम तरल वाला हिस्सा होता है, इसका थोड़ा सा पीला सा कलर होता है, हल्का पीला कलर होता है, और सारी
जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होती हैं इसमें तैरती हैं, इतना पता चल गया। अब प्लाज्मा में होता क्या क्या है, ठीक है, कोशिकाओं को छोड़कर प्लाज्मा में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। 90% पानी होता है, 90% पानी होता है प्लाज्मा में, 10% दूसरे मटेरियल होते हैं। कौन कौन से? इस 10% में भी 7% तुम्हारे प्रोटीन होते हैं। अभी तुम पूछ रहे थे कि मैडम ये एल्ब्यूमिन और ये क्या है, तो ये प्रोटीन होते हैं। ये कहाँ मिल रहे हैं? आपकी प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है, जो कि 7% प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं बेटा? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, क्लोटिंग में मदद करने वाले प्रोटीन, याद आ रहा है, एल्ब्यूमिन, ये आपके रक्त को गाढ़ा करता है, डेंस करता है, और ग्लोब्यूलिन, ये एंटीबॉडी बनाता है। ये 4 प्रोटीनों के नाम याद रखने जो आपके रक्त की प्लाज्मा में मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये सारे प्रोटीन आपकी रक्त की प्लाज्मा में मिलेंगे, ठीक है। सबका काम, इन दोनों का काम तो हम क्लोटिंग में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और याद हो ही गया होगा आपको। एल्ब्यूमिन जो है आपके रक्त जो गाढ़ा है, डेंस है, वो एल्ब्यूमिन के कारण ही होता है, और ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। अब इसमें से जो 3% हिस्सा है वो क्या है मैम? तो 3% में आपके जानते हैं प्लाज्मा का काम क्या होता है? प्लाज्मा करती क्या है? मटेरियलों को ट्रांसफर करना। जितने भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग जगह, अलग अलग अंग से जो भी बनेंगे, वो सारे आपकी किडनी तक ले जाने का काम ब्लड करेगा। तो ब्लड में कौन ले जाएगा? प्लाज्मा ले जाती है। तो इसमें एक्सक्रेटरी मटेरियल होते हैं, और साथ साथ हमारा खाना पानी, न्यूट्रिशन भी सेल तक ब्लड की हेल्प से ही पहुंचता है। तो इसमें हमारे न्यूट्रिशंस भी होते हैं, हमारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, ग्लिसरॉल, ये सब क्या है? हमारे पचे हुए भोज्य पदार्थ भी होते हैं। और साथ साथ हमारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, जो भी हमारी बॉडी में एक्सक्रेटरी मटेरियल बन रहा है, वो भी प्लाज्मा में ही, प्लाज्मा के थ्रू ही जाता है। तो ये 3% में आपका ये भी आता है, और साथ ही साथ आयंस भी आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करें, ये तो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हो। इनऑर्गेनिक में आपका सोडियम, NaCl, सोडियम और क्लोराइड आयन। प्लाज्मा में याद आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा था क्लोराइड शिफ्ट हो गया था, तो कहाँ आया? प्लाज्मा में। कहाँ से आया? तो प्लाज्मा में आयंस होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्या करते हैं? इन बाइकार्बोनेट का काम क्या है? हमारा pH मेंटेन करना। तो ये पूरी प्लाज्मा का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें क्या क्या मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मैं भी टेस्ट पेपर बनाऊंगी तो आपसे इसमें से ही क्वेश्चन बना के पूछूंगी। तो प्लाज्मा में क्या मिला? कहोगे मैडम प्लाज्मा में 90% पानी, 10% अदर मटेरियल जिसमें से 7% प्रोटीन होते हैं, 3% हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक में हमारे पचे हुए पदार्थ, और हमारा एक्सक्रेटरी मटेरियल जो हम वेस्टेज निकलता है वो, और इनऑर्गेनिक में सॉल्ट, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। चलिए, फंक्शन क्या है बेटा? प्लाज्मा करती क्या है? प्लाज्मा का काम एक ही है, ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल्स का। वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, खाना पानी हो सकता है, एक्सक्रेटरी मटेरियल हो सकता है, उत्सर्जी पदार्थ हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, या जो भी हो, सभी का ट्रांसपोर्ट करना, पदार्थों को संचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का इसका काम होता है। चलिए, क्वेश्चन का आंसर करिएगा फटाफट से सभी बच्चे, सभी के आंसर आने चाहिए। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, क्या है वो? आसान प्रश्न है, रेशो अप एंड डाउन चलता है बेटा, कहीं 90%, कहीं 98%, कहीं 92% आपको मिलेगा। आंसर सभी के आना चाहिए। ब्लड का हिस्से का नाम बताओ जिसमें इतने % पानी है, शेष क्या है आपके? ये सारे मटेरियल्स होते हैं। बिल्कुल सही। क्या है मैडम? प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा होती है। कौन कौन से प्रोटीन वगैरह अभी आएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रक्त में प्लाज्मा का कार्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड?
क्या करती है प्लाज्मा बेटा? ऑक्सीजन का परिवहन करेगी क्या? क्लोटिंग में मदद करेगी? इन्फेक्शन के विरुद्ध लड़ने में मदद करेगी? या पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करेगी? क्या करेगी? क्या करती है प्लाज्मा? क्या काम है इसका? संक्रमण से लड़ना, ये तो बेटा WBC का काम हो गया। क्लोटिंग में मदद करना, ये हमारी प्लेटलेट्स हो गई, प्लेटलेट्स। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में RBC का महत्वपूर्ण योगदान है। तो बचा कौन? पोषक तत्वों का और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करना, या पदार्थों का, मटेरियल का परिवहन करना, ये काम होता है। बाकी काम आपको पता है, ठीक है, बिल्कुल सही। आसान सा प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन द प्लाज्मा? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, और 4 पढ़े हमने, 4 के नाम आपको याद रखना है। कौन सा वाला प्रोटीन प्लाज्मा में मिलेगा? लेप्टिन, कैरेटिन। ब्रेड कैरेटिन तो हमारे नाखून और बालों में मिलता है, नाखून और बाल में मिलेगा, आउटर लेयर में मिलता है ये, है ना। हमारे नेल्स एंड हेयर में मिलता है ये, नेल्स और हेयर वाला है ये। एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज बनाता है। हो गई बात एल्ब्यूमिन की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और वो चारों याद करने हैं, चारों। ग्लोब्यूलिन, बिल्कुल, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, 4 प्रोटीनों के नाम। हाँ बिल्कुल, ये अंडे में भी मिलता है। बहुत अच्छे। अंडे का जो प्रोटीन वाइट वाला हिस्सा है उसमें यही मिलेगा, बिल्कुल। चलिए, रक्त का कौन सा भाग रक्त के पीएच को बनाए रखने में मदद करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्लड हेल्प टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड? बेटा बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का काम है केमिस्ट्री में। जब हम एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे वहां पर बफर सॉल्यूशन बताऊंगी। बफर सॉल्यूशन वो होता है जो आपका पीएच बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो हमारी बॉडी का बफर सॉल्यूशन कौन है? कौन है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स हैं। क्या है? बाइकार्बोनेट है। और बाइकार्बोनेट कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? क्या आरबीसी में बाइकार्बोनेट कार्बोनेट मिलते हैं, या डब्ल्यूबीसी में मिलते हैं, या प्लाज्मा में मिलते हैं, प्लेटलेट्स में, प्लाज्मा में मिलते हैं। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि रक्त का कौन सा हिस्सा पीएच मेंटेन करता है, तो प्लाज्मा करता है। और ह्यूमन बॉडी में कौन पीएच मेंटेन करता है? अंग पूछे तो क्या लिखोगे? क्या आएगा आंसर? अगर ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन पूछे कि कौन सा ऑर्गन हमारा पीएच मेंटेन करता है, तो क्या लिखोगे? ऑर्गन पूछ ले अगर तो क्या लिखोगे? ये तो रक्त की बात हो गई। अंग पूछ लोगे तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बोलो। किडनी, है ना। किडनी में पीएच, वहां आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं होता है? पढ़ेंगे हम। हाइपोथैलेमस, ये लो। वृक्क बेटा, वृक्क, किडनी, किडनी में पीएच मेंटेन करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए जो है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट चाहिए। हमारा बफर सॉल्यूशन बाइकार्बोनेट्स होते हैं। और बाइकार्बोनेट कहाँ कहाँ पर मेंटेन होते हैं? तो ब्लड में और किडनी में। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है आयंस का? अवशोषण कहाँ हो रहा है? वृक्क में होता है, किडनी में बेटा। अंग पूछे तो किडनी, और रक्त का हिस्सा पूछे तो प्लाज्मा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए, रक्त में कौन सा नामक का एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, डेफिनेशन ही है ये डेफिनेशन ही है। ब्लड कंटेन्स अ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड इन विच रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोट। हाँ, इसीलिए बोलती हूँ बेटा, थोड़ा जंग जंग है ये, जंग। जरा सा इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, जरा संभल के। कौन है वो? कौन है मैडम? प्लाज्मा। और कौन है? प्लाज्मा, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत आसान है, डेफिनेशन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
प्लाज्मा के बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो कणिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और इनकी बात कर लेते हैं। तो कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं? रुधिर कणिकाओं के नाम पूछ ले, रुधिर कणिकाओं के नाम, या ब्लड कॉर्पस्कल्स के नाम पूछ ले, या ब्लड सेल्स के नाम पूछ ले, तो कौन है? प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। 3 तरह की कोशिकाएं, कणिकाएं, कॉर्पस्कल्स हमारे ब्लड में मिलती है। चलिए एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, आरबीसी का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है आरबीसी को, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी याद रखना है। और तीसरा, आपकी जो प्लेटलेट्स है इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स कौन? आरबीसी। ल्यूकोसाइट्स कौन? डब्ल्यूबीसी। और अगर थ्रोम्बोसाइट्स पूछे तो कौन? प्लेटलेट्स। ठीक है, इन तीनों के नाम आपको याद रखना है। 2-2 नाम है, 2-2 नाम आपको याद रखना है। बिल्कुल। चलिए सबसे पहले आरबीसी की चर्चा कर लेते हैं बेटा। आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की बात कर लेते हैं। एरिथ्रोसाइट्स इसका एक और नाम है। अगर पूछ ले तो कि एरिथ्रोसाइट क्या है, कहीं एरिथ्रोसाइट शब्द सुन लो तो कंफ्यूज मत हो जाना, आरबीसी की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, ये हम चर्चा कर चुके हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अपसेंट होता है जब ये मैच्योर हो जाती है, पूरी तरह से बड़ी हो जाती है, डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, तो इसमें न्यूक्लियस भी अपसेंट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। फिर इसमें ऊर्जा कहाँ बनती है, ये चर्चा भी हम कर चुके हैं। अगर मैम माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं है तो ऊर्जा कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? तो ऊर्जा कहाँ बनती है? इसके साइटोप्लाज्म में बनती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो पायरुविक एसिड टूटता है और 2 एटीपी बनती है, याद आ रहा है बेटा? 2 एटीपी बनती है, याद आ रहा है? बस वही से ये ऊर्जा ले लेती है और 120 दिन के बाद तो इसको मरना ही है। ठीक है, न्यूक्लियस अपसेंट होगा, ध्यान रखिएगा। और मैच्योर होने के बाद जब ये बनना शुरू होती है ना, तब इसमें न्यूक्लियस जो है होता है। ठीक है, ऊंट और लेमा में आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें? ऊंट व लेमा जो है इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नाभिक नहीं होता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ऊर्जा ग्रहण करती है आरबीसी, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या हुआ? पायरुविक एसिड का टूटना है और 2 एटीपी बन जाना। चलिए, बनती कहाँ है? सबको पता है मैडम, बोन मेरो में बनती है, हड्डी पढ़ चुके हैं। और एम्ब्रायोनिक स्टेज में लीवर में बनती है, सभी जानते हैं। लाइफ स्पान याद रखना 120 दिन का होता है। और मरती कहाँ है? स्प्लीन में जाके डेड हो जाती है, मर जाती है। और लीवर में भी मरी हुई आरबीसी से क्या बनता है? बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन बनता है बाइल पिगमेंट में। याद आ रही है बात? चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, 4 बनती है, बिल्कुल, इसीलिए मैं 4 नहीं बता रही हूँ, 2 आउटपुट चाहिए हमें। 4 बनती है, 4 में से 2 यूज कर लेती है और 2 ही रह जाती है, तो कंफ्यूजन ना हो, इससे अच्छा हम 2 की बात करेंगे। आउटपुट फाइनल हमें कितनी मिल रही बेटा? 2 ही मिल रही है, इसलिए मैंने ऐसा बोला, है ना? चलिए, बहुत अच्छे। स्प्लीन, प्लीहा, जहां पर आरबीसी जाकर मरती है, कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का इसको, ग्रेवयार्ड ऑफ दी आरबीसी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी पुनः चक्रित भी हो जाती, रिसाइकलिंग भी हो जाती है यहाँ पर, इसीलिए इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिसाइकलिंग भी होती है। यहाँ पर क्या होती है बेटा? रिसाइकलिंग भी होती है, पुनः चक्रण भी होता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी के शेप की जानकारी है, गोल और बाय कॉनकेव, गोल और उभय अवतल, राउंड और बाय कॉनकेव इसका शेप होता है, हम पढ़ चुके हैं। बीमारी की बात हम कर लेंगे, बीमारी की बात अभी थोड़ी सी देर से करते हैं। पर्नीशियस एनीमिया बीमारी होती है जो विटामिन B12 की कमी से होती है। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और B9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, आरबीसी की संख्या कम होती है परनिशियस एनीमिया में। क्यों होती है आगे हम चर्चा करेंगे। आरबीसी का साइज यहाँ पर बढ़ जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। दोनों एनीमिया में अंतर है, एक में आरबीसी कम हो रही है, एक में आरबीसी का साइज बढ़ जा रहा है। ठीक है, साइज इंक्रीज हो जा रहा है। ये सारी आरबीसी से जुड़ी हुई समस्याएं है। ठीक है, हाँ आएगा मनोहर, वो भी बेटा आगे। चलो, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी का क्या है बेटा, ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, यही काम है इसका। पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को लाती है सेल से और आपके लंग्स के पास यानी कि फेफड़ों के पास छोड़ देती है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके कोशिकाओं ऊतकों के पास छोड़ देती है। ये इसका काम होता है। ठीक है, कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हम पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी फटाफट से। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। ऑक्सीजन का परिवहन करना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का पीएच बनाए रखना हीमोग्लोबिन का काम क्या है। क्या है हीमोग्लोबिन का काम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आसान मैडम, ऑक्सीजन से जुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। बिल्कुल सही, आसान प्रश्न है, सभी जानते होंगे इसका उत्तर। बहुत अच्छे। चलिए, लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ अ रेड ब्लड सेल। एवरेज कितना होता है, कितने दिन में डेड हो जाएगी, कितने दिन में मर जाती है, 120 दिन में डेड हो जाएगी, मर जाएगी। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से अपना आंसर करिए, आगे बढ़ते रहिए। कौन सा रक्त विकार लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है बेटा ये। विच ब्लड डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल बोल दो या हीमोग्लोबिन बोल दो, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होने से ही रेड ब्लड सेल में गड़बड़ होगी, रेड ब्लड सेल आरबीसी में कमी आ जाएगी। तो क्या होगा, क्या होता है, क्या हीमोफीलिया होता है या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, एनीमिया होता है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आपकी डब्ल्यूबीसी से जुड़ा हुआ रोग है, एनीमिया होगा। क्या होगा, एनीमिया होगा। ये आपकी प्लेटलेट से जुड़ी हुई समस्या है। ठीक है, और ये आपकी हाँ ये भी आपकी क्लोटिंग से जुड़ी हुई समस्या को हीमोफीलिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए ऊंचाई पर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्यों। दो क्वेश्चन है इसमें, याद रखना बेटा। आप हाइट पर जाओगे, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो आरबीसी में क्या फर्क आता है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। संख्या यानी कि नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आरबीसी की जो संख्या है वो क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं। क्यों बढ़ती है, क्या रीजन है, ये क्वेश्चन में पूछा है आपसे। पर्वतों पर ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है इसलिए ऐसा होता है, या शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है इसलिए होता है, पर्वतीय वायु में जीवाणु अनुपस्थित होते हैं, या पर्वतों पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है। क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, हाइट पर ऑक्सीजन क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो जाएगा तो हमारी आरबीसी को क्या लगेगा कि कम ऑक्सीजन है, जल्दी जल्दी ज़्यादा आरबीसी बनने लगेगी और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेके जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है अंगों के पास, इसलिए उनकी संख्या बढ़ जाती है। और क्या होता है, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जल्दी जल्दी पहुंचाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई, हर एक अंग को डिमांड है ऑक्सीजन दो, तो वो डिवाइड होने लग जाएगी ज़्यादा, मतलब डिवाइड तो होती नहीं है खैर, क्योंकि नाभिक होता नहीं है, ज़्यादा बनने लग जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। हाँ, इसलिए ऑक्सीजन हीलियम ले जाते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में अधिकांश रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है, आप पढ़ चुके हो, फटाफट से टिक करिए।
आंसर आना चाहिए सभी का। विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी? कौन बनाता है बेटा? बोन मेरो बनाती है, अस्थि मज्जा बनाती है, हड्डी हम पढ़ चुके हैं। हाँ अनुज यादव, बिल्कुल बेटा, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया, या ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया एनोक्सिया कहेंगे, या हाइपरऑक्सिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के किस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं टूटती है और पुनर्चक्रित होती है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? आप सभी जानते हो बेटा, कहाँ पर पुनर्चक्रित होती है? रीसाइक्लिंग कहाँ होती है बेटा? मरेगी भी यहीं और रीसाइक्लिंग भी यहीं होगी, डेथ भी यहीं होगी और रिसाइक्लिंग भी यहीं पर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? व्हाट इज द ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी? किसको कहेंगे ब्लड बैंक, रक्त बैंक? कौन है? प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को, स्प्लीन को कहा जाता है, तिल्ली भी जिसे हम कहते हैं। चलिए, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं मिल रहा है? इनमें से बता दो। रेड ब्लड सेल आरबीसी में, मसल सेल में, लीवर में। मसल सेल में तो सबसे ज्यादा होंगे, है ना, मसल सेल में तो सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि इसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, सबसे ज्यादा काम तो इनको करना होता है, तो इनको सबसे ज्यादा ऊर्जा सबसे ज्यादा, यहाँ तो सबसे ज्यादा मिलेंगे, यहाँ में हार्ट में सबसे ज्यादा। और कहाँ कहाँ मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा? लीवर सेल में, वाइट ब्लड सेल में। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा? जी मैम आरबीसी में होगा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। सबसे ज्यादा मसल सेल में मिलते हैं, स्पर्म सेल में, मसल सेल में और हार्ट सेल में। 3 जगह माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के मिलेंगे, बिल्कुल। चलो, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस? एरिथ्रोसाइट्स, या फिर आपकी नर्व्स फाइबर, या नर्व सेल, या वाइट सेल? किसमें नहीं होता है? 2 जगह नहीं मिलेगा न्यूक्लियस आपको, 2 जगह न्यूक्लियस नहीं मिलता है, एरिथ्रोसाइट्स में और कहाँ? बिल्कुल आरबीसी में नाभिक नहीं होता है, और एक और जगह कहाँ नहीं होता है? चलिए आगे चर्चा करेंगे। कौन सा रक्त घटक एंटीबॉडी का उत्पादन करके प्रतिरक्षा प्रक्रिया में शामिल होता है? विच ब्लड कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन द ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज? कौन बनाता है बेटा एंटीबॉडीज? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेने वाला हिस्सा कौन सा है? रक्त का, जिसे सैनिक भी कहा जाता है। हमारी बॉडी का सैनिक भी जिसको बोलते हैं, कौन है? विच ब्लड कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स? आरबीसी, ये तो ट्रांसपोर्ट करेगी मैम। प्लेटलेट्स, ये थक्का जमाने में मदद करेगी मैम। ये बिल्कुल सही, प्लाज्मा हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, मटेरियल्स। और रक्त कोशिकाएं हैं जो WBCs हैं, ये सारी WBC का काम है सैनिक की तरह, एक सोल्जर की तरह खड़ी रहती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। अगर कोई गलत चीज़ आ गई है, गलत वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया जो भी आ गया, उनके प्रति खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल। चलिए आगे हम चर्चा यही करने वाले। WBC वाइट ब्लड सेल, है ना, वाइट ब्लड सेल सफेद रक्त कोशिकाएं हिंदी में, और ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स इनको कहा जाता है, इनका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। इनकी संख्या आरबीसी से कम होती है, रेशो अभी 1:600 का चलता है, ठीक है। लेस इन नंबर ऑफ देन आरबीसी, सबसे ज्यादा संख्या में कौन मिलेगी बेटा? आरबीसी मिलती है, ठीक है। उसके बाद WBC का नंबर आता है, मतलब WBC कम है, आरबीसी की तुलना में संख्या कम होती है। अगर इसका नंबर बढ़ेगा, WBC नॉर्मल रेंज से बढ़ गई, तो बढ़ना आपका क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है।
है ना। ल्यूकेमिया रोग क्या है? आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना, अचानक से सडनली बढ़ना, सॉरी डब्ल्यूबीसी क्या कहता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। और अगर मैम कम हो गई तो उसको क्या कहेंगे? तो संख्या कम होती है नॉर्मल से, तो समझ लेना उस बीमारी का नाम है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकेमिया और ल्यूकोपेनिया ये दो रोग आपकी डब्ल्यूबीसी से जुड़े हुए हैं, है ना। बिल्कुल, इनमें न्यूक्लियस होता है, इनमें नाभिक होता है, फिर किसमें नहीं होता है मैडम? आरबीसी में नाभिक नहीं होता है और आपकी प्लेटलेट्स में नहीं होता है। बाकी डब्ल्यूबीसी में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। ध्यान रखिएगा, पूछ लें 3-4 ऑप्शन में, तो अगर प्लेटलेट का नाम भी आए और ऑप्शन 2 दे दें कि ये भी सही है ये भी सही, तो उन पर टिक करना है। ये इसका काम क्या है बेटा डब्ल्यूबीसी का? ये हमें बीमारियों से बचाती है, बहुत सारे काम करती है। आगे हम हर एक डब्ल्यूबीसी देखेंगे क्या क्या काम करती है। तो इन्फेक्शन से लड़ना, बीमारियों से बचाना, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसके जीवन काल की बात कर लेते हैं। कितना जीवन काल है इसका? पुराना वाला मत याद करना, 2 से 3 दिन वाला वो पुराना था। नया वाला याद करना, 10 से 13 दिन तक का इसका जीवन काल होता है। बेटा ये ल्यूकेमिया कैंसर ही है राहुल, जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी डिवाइड होगी। कैंसर क्या है? एक सेल से बहुत सारी सेल बनना, वही तो कैंसर है। तो बेटा ये जो अगर आपको लग रहा है तो इसको लिख लो, ये कैंसर ही है ना। ब्लड कैंसर कैंसर है, ये कैंसर है, यही कैंसर है वो जो तुम बात कर रहे हो। ये कैंसर होता है ब्लड का, ल्यूकेमिया। ठीक है, चलिए चलिए कहीं कहीं पर 3 से 4-5 दिन लिखा होगा, कहीं कहीं पर 10 से 13। ये नया वाला है, लेटेस्ट वाला। ठीक है, ये आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लेना। अगर ऑप्शन में वो कम वाला दिया है तो उस पर टिक कर देना, अगर ज़्यादा वाला दिया है तो 10 से 13 दिन वाले पे टिक कर देना। ठीक है, डिपेंड ऑन योर ऑप्शन के आपके ऑप्शन में पुराना दे रहे हैं नया दे रहे हैं। इनका आकार फिक्स नहीं होता है, आरबीसी का फिक्स होगा, प्लेटलेट का फिक्स होता है, लेकिन इनका नहीं होता है। इनका आकार को हम क्या बोलते हैं? अमेबॉइडल शेप बोलते हैं ना, अमीबी आकार बोलते हैं, क्योंकि अमीबा के जैसा इनका आकार बदलता रहता है। याद आ रहा है? बिल्कुल मैम याद आ रहा है। कहाँ बनती है? बोन मेरो में बनती है, पीली मज्जा में बनती है, लीवर में भी बनती है और तिल्ली में भी बनती है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ मिलेगी बेटा? कहाँ मिलेगी? बोन मेरो में बनती है। दोनों दिया हो तो लेटेस्ट वाले पे टिक कर लेना, 10 से 13 दिन वाला, है ना। चलिए तो बेटा ये कहाँ बनती है? बोन मेरो में बनती है। आरबीसी भी बोन मेरो में बनती है, डब्ल्यूबीसी भी बोन मेरो में बनती है, पीली मज्जा में बनती है, वो लाल मज्जा पीली मज्जा दोनों में बनती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए सब फटाफट से, सभी का उत्तर आना चाहिए। मानव डब्ल्यूबीसी का जीवन काल सामान्यतः कितना होता है? 12 से 13 दिन, 100 से 120 दिन, 80 से 90 दिन, 20 से 30 दिन। लाइफ स्पान बताना है डब्ल्यूबीसी का कितना होगा। कहोगे मैम 12 से 13 दिन ही, क्योंकि आपने पुराना वाला ऑप्शन ही नहीं दिया। हाँ, ये अपडेट हो गया क्या? नहीं बेटा, पहले ऐसा लगता था 2-3 दिन में मर जाती है, फिर रिसर्च वगैरह हुई होगी कि नहीं डब्ल्यूबीसी तो इतने इतने दिन तक भी जीवित रह सकती है, इसलिए नया पुराने की बात हो रही है। चलिए बहुत अच्छे। रक्त में श्वेत कणिकाओं की अधिकता क्या कहलाएगी? द एक्सिस ऑफ व्हाइट कार्पस्कल इन द ब्लड इज नोन एज एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, सेप्टिसेमिया या एनीमिया। एनीमिया तो आपकी रक्त की कमी, एनोक्सिया आपकी ऑक्सीजन का लेवल गड़बड़ हो जाता है उससे होने वाली बीमारी, और ल्यूकेमिया या सेप्टिसेमिया क्या कहोगे? क्या कहते हैं, कौन सी बीमारी? तो मैडम अधिकता होना ल्यूकेमिया, जो कि एक कैंसर है, रक्त कैंसर है। ठीक है, चलिए तो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रख लेना। डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में अलग अलग प्रकार की डब्ल्यूबीसी मिलती है, अलग अलग प्रकार की टाइप्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के। कौन कौन सी होती है नाम याद हो गए होंगे आई थिंक सभी को। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स,
बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। 5 प्रकार की WBC के नाम याद रखिएगा, है ना। 5 प्रकार की WBC हैं बेटा, ये सभी प्रतिरक्षा प्रणाली में भाग लेती है। अब कौन क्या करती है वो हम देखेंगे। इसमें से ध्यान रखना, सबसे बड़ा साइज, यहाँ पर साइज वाइज डायग्राम दिख रहा होगा आपको। सबसे बड़ी कौन दिख रही है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो है WBC, कौन सी वाली WBC सबसे बड़ी होती है? तो कहोगे मोनोसाइट होती है, ठीक है। अगर आपसे RBC और WBC में कंपेयर करने के लिए पूछ लेगी इनमें से कौन सी बड़ी होती है, तो कौन सी बड़ी होगी? RBC बड़ी होती है या आपकी मोनोसाइट बड़ी होती है? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? RBC बड़ी होगी बेटा, या आपकी मोनोसाइट यानी कि WBC का साइज बड़ा होगा? WBC में हम मोनोसाइट को लेके चलते हैं, मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स बिल्कुल सही, ये वाली बड़ी होगी। चलिए, और सबसे बड़ा साइज मोनोसाइट्स का होता है। सबसे छोटी कौन है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सबसे छोटी, सबसे बड़ी मोनोसाइट। और संख्या पूछे तो संख्या किसकी ज्यादा होती है? न्यूट्रोफिल्स की संख्या ज्यादा होती है, नंबर ज्यादा होते हैं, मतलब ये ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी। साइज वाइज ये बड़ी है, ये छोटी है, और नंबर वाइज यानी संख्या पूछे तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, अब हम न्यूट्रोफिल की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रोफिल करती क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो बेटा ये इसका काम क्या है? फेगोसाइटिक करना। फेगोसाइटिक समझाया था मैंने। फेगोसाइटिक सेल जो क्या करती है? दूसरी या खराब सेल या कोई सी भी अनवांटेड चीज अगर हमारी बॉडी या सेल में प्रवेश करती है तो उनको क्या करती है? मार देती है, भक्षण कर देती है, खा जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये फेगोसाइटोसिस करती है, इसका मतलब ये कि ये जीवाणु और अन्य हानिकारक पदार्थों को खा जाती है। बैक्टीरिया और जो भी अनवांटेड डेब्रीज, गलत चीज आपकी सेल में प्रवेश कर रही है, आपकी बॉडी में आ रही है, तो उनको डिस्ट्रॉय करना, खा जाने का काम होता है। मतलब क्या करती है? फेगोसाइटोसिस करती है न्यूट्रोफिल्स, है ना। फेगोसाइटोसिस करती है, खा जाती है। कितने परसेंट सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? 60 से 70% हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स ही मिलती है। हाँ, अमीबा का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बिल्कुल। और ये क्या है बेटा? ये इसीलिए इन्हें हम माइक्रोफेजेस कहते हैं। माइक्रोफेजेस भी कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं माइक्रोफेजेस? कौन है? न्यूट्रोफिल्स ही हैं। माइक्रोफेजेस किसको कहते हैं? जो फेगोसाइटोसिस करती हैं, जो दूसरी सेल, मरी हुई सेल या अनवांटेड चीज या बैक्टीरिया को खाने का काम करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, उसे हम माइक्रोफेजेस भी कहते हैं। तो ये माइक्रोफेजेस होती है, ठीक है। काम याद रखना बस, ज्यादा अगर नहीं जानना चाहते तो न्यूट्रोफिल करती क्या है, बस इतना याद रखना। उसके बाद इओसिनोफिल्स की बात कर लेते हैं। इओसिनोफिल्स क्या करती है? तो इओसिनोफिल्स का काम है ई फॉर एलर्जी, है ना। ई से एलर्जी से कनेक्ट कर लेना। वैसे एलर्जी की स्पेलिंग ई से नहीं होती, ए से होगी। लेकिन जब एलर्जी वह प्रतिरक्षण का कार्य करती है, एलर्जी के टाइम पे जब हमें एलर्जी होती है, किसी चीज से हमें एलर्जी होती है, तो कौन एक्टिव होती है? एलर्जी के टाइम पे आपकी यही वाली WBC खड़ी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। ये किसके अगेंस्ट काम करती है? एट द टाइम ऑफ एलर्जी के टाइम पर ये काम करती है, ठीक है। एलर्जी के टाइम पर ये काम करती है और बढ़ जाती है इनकी संख्या। रहती तो है लेकिन जैसे ही एलर्जी हुई इनकी संख्या बढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है। और या फिर आपको हेमेल्थिस वाला यानी कि चपटे कृमि वाला अटैक होता है बॉडी में, वो एंटर करते हैं, तब भी यही एक्टिव हो जाती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो उस टाइम पे भी यही एक्टिव होगी और एलर्जी के टाइम पर भी यही एक्टिव होती है, संख्या इनकी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो, सभी के परसेंटेज याद नहीं करना है, जिसका जरूरी था मैंने लिखा दिया। बेसोफिल्स की बात करें
ये सूजन होने पर कार्य करती है। जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, मतलब जब हमारी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होती है, तो कौन एक्टिव होती है? बेसोफिल्स एक्टिव होती है। तो इनका काम क्या है? दे वर्क एट द टाइम ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये कब काम करेगी? जब सूजन वगैरह इन्फ्लामेशन होता है हमारी बॉडी में कहीं पर भी, ठीक है, लग जाएगी तो स्वेलिंग आएगी। आपको चोट लग गई, मान लो चोट है, चोट लगेगी तो सूजन आएगी, सूज जाता है, तो उस टाइम पे कौन एक्टिव होती है? बेसोफिल्स एक्टिव होती है। ठीक है, ये इसके बारे में हम देख चुके हैं। ये क्या स्त्रावित करती है? हेपरिन। किसका स्त्रावण? हेपरिन का स्त्रावण कौन कौन करता है? मास्ट सेल, बेसोफिल्स, ये सब क्या करती है ना, और लीवर सेल क्या करती है? आपका हेपरिन यानी कि थक्का विरोधी पदार्थ निकालने का काम भी इनका ही है, यही करती है, भूलना मत। ये डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। चौथी, मोनोसाइट्स। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है ये मोनोसाइट्स, ध्यान रखिएगा। ये कोशिका साफ करने का काम करती है। ये भी माइक्रोफेजेस है। ये भी क्या करती है बेटा? माइक्रोफेजेस का काम करती है, मतलब ये भी फेगोसाइटोसिस करती है, यानी कि अगर क्लीन अप करती है आपकी सेल को, ये भी साफ सफाई का ही काम करती है। आप कहोगे मैडम फिर दोनों का काम एक जैसा है, तो दोनों में अंतर क्या है? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स में अंतर क्या है? तो बेटा इनका काम करने का तरीका अलग है और इन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है काम करने में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये भी फेगोसाइटोसिस करती है, साफ सफाई का काम ये भी करती है, न्यूट्रोफिल्स भी करती है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। लिम्फोसाइट्स की बात कर लेते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करती? लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? लिम्फोसाइट्स आपकी एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी बनाने का काम होता है, दो प्रकार की होती है, सभी जानते होंगे, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, दो प्रकार की ये होती है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट का नाम टी लिम्फोसाइट इसलिए क्योंकि थाइमस ग्लैंड में बनती है, ठीक है, और बी लिम्फोसाइट आपकी बोन मेरो में बनती है। ये वाली डब्ल्यूबीसी आपकी कहाँ बन रही है? बोन मेरो में। और इसको टी लिम्फोसाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहाँ बन रही है? ये बन रही है आपकी थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्रंथि के अंतर्गत बनती है। ये एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। ये क्या करती है बेटा? ये एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन ये तब तक एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, मेन एंटीबॉडी यही बनाती है। ये एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन ये एंटीबॉडी तब तक बनाएगी नहीं जब तक यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड है टी के ऊपर, बी वाली टी के ऊपर डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा। और एड्स में क्या होता है? एड्स का जो वायरस है वो इनको ही अटैक करता है, तो जब इनको अटैक कर देगा तो यहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं जाएगा, और बी लिम्फोसाइट कितनी हो, चाहे कितनी बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको सिग्नल देने वाला ही मर गया, तो ये एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है बहुत वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है एड्स के अटैक के दौरान। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा। तो ये इस पर अटैक होता है, HIV इस पर अटैक करता है। HIV किस पर अटैक करेगा बेटा? अटैक करता है टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है, ना कि बी पर करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका बैक्टीरिया और मलबे को निगलने और पचाने के लिए जिम्मेदार है? विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज एंड डेब्रीज? कौन करेगी? न्यूट्रोफिल करेगी, लिम्फोसाइट करेगी, बेसोफिल करेगी, इओसिनोफिल्स करेगी। सबके काम अब आप देख चुके हैं। कौन करेगी? लिम्फोसाइट का काम क्या होगा? लिम्फोसाइट तो हमारी एंटीबॉडी बनाएगी मैम। बेसोफिल्स क्या करेगी? ये एलर्जी के टाइम पर एक्टिव हो जाएगी। बेसोफिल्स का काम क्या है? सबके काम याद होना चाहिए। तो कौन है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। सभी के फंक्शन समझ में आ रहे हैं? हाँ, ये आपके खाने का काम करेगी, ये आपकी एंटीबॉडी बनाएगी, ये आपकी एलर्जी में, और ये इन्फ्लामेशन के टाइम पे। ये किसके टाइम पे एक्टिव होती है? इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, सूजन या चोट लग जाए उस टाइम पे इनकी संख्या बढ़ती है। ठीक है, चलिए
किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से एलर्जी प्रतिक्रियाओं और परजीवी संक्रमणों में शामिल होगी? तो एलर्जी का नाम आए तो कौन सी वाली एक्टिव होती है बेटा? एलर्जी के टाइम पे विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल वर्क इन द एट द टाइम ऑफ एलर्जी? न्यूट्रोफिल्स काम करेगी, बेसोफिल्स काम करेगी, इओसिनोफिल्स करेगी या मोनोसाइट्स करेगी? कौन करेगी? फटाफट से आंसर बता दो। एलर्जी के टाइम पे मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया कि ए से एलर्जी और इसका स्पेलिंग भी किससे आएगी? मान लो भूल गए तो ए से एलर्जी, ई वाला शब्द आ रहा है, ई को कनेक्ट कर लेना। इओसिनोफिल्स काम करती है, एलर्जी ई, एलर्जी की स्पेलिंग ई से याद कर ले। चलिए, एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? एंटीबॉडीज आर फॉर्म बाय, कौन बनाती है बेटा? प्लेटलेट्स बनाती है, लिम्फोसाइट्स बनाती है, आरबीसी बनाती है या इओसिनोफिल्स बनाती है? कौन सी वाली आपकी जो है एंटीबॉडीज बनाती हैं? कौन बनाती हैं? बिल्कुल सही मैम, लिम्फोसाइट बनाती है, बी लिम्फोसाइट बनाती है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों भाग लेती है लेकिन टी नहीं बनाती, टी उसको सिग्नल देगी, डिपेंडेंट है बी एक टी के ऊपर। बिल्कुल। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या फीमर? या फीमर ऑप्शन हटाया ही नहीं। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका WBC का नाम बता दो, सबसे बड़ी वाली कौन सी है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? कौन सी वाली जो है आपकी कोशिका, रक्त कोशिका, ब्लड सेल शेप चेंज कर लेगी? इनमें से कौन सी शेप चेंज कर लेती है? आरबीसी, WBC, ब्रेन सेल, लीवर सेल या WBC? यकृत कोशिका। किसका शेप चेंज हो जाता है बेटा? अमीबा के जैसा शेप, अमीबा के जैसा शेप क्या होगा? हाँ WBC मैडम, इनका आकार चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो रटना मत, नहीं बोलोगे मैडम आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब तुम रटोगे तो कहाँ से आएगा? रटना नहीं है, समझ के पढ़ोगे तो 2-4 क्वेश्चन ज्यादा करोगे। कौन से ल्यूकोसाइट्स रक्त में हेपरिन और हिस्टामिन छोड़ते हैं? विच ल्यूकोसाइट्स रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड? अब ल्यूकोसाइट का नाम सुन के WBC याद आ जाना चाहिए, है ना? ल्यूकोसाइट कौन है? WBC को ही तो ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट मतलब WBC पूछी है, तो कौन सी वाली WBC निकालती है बेटा? हेपरिन और हिस्टामाइन। कौन सी वाली निकालती है? बेसोफिल और मस्त सेल। मस्त सेल का भी काम है बेटा, मस्त सेल है, मास्ट सेल, ये भी तुम्हारा हेपरिन निकालती है, रिलीज करती है, हेपरिन। ठीक है, बिल्कुल। चले, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? कौन है ह्यूमन बॉडी का सोल्जर, सैनिक? हाँ, सोल्जर कौन है बेटा? WBC है। बाकी ये तो हमारा बेटा खाना पचाएगा, जानते ही हो, ये हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्ट हमारा सर्कुलेशन करेगा। बिल्कुल, सैनिक। अब तो समझ ही गए होंगे कि क्यों सैनिक बोला है। सारी की सारी WBC लग गई काम पे बेचारी, इस देश की, इस काया की रक्षा करने में लगी हुई हैं, इस देश की रक्षा करने में लगी हुई हैं, इसीलिए इन्हें सैनिक कहा जाता है। चलिए,
टी लिम्फोसाइट को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये मुख्य रूप से कहाँ पर बनती है, या क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टी लिम्फोसाइट कहाँ पर बनती है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा, टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पर बनती है बेटा। बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में बनेगी इसलिए उसका बी लिम्फोसाइट नाम दे दिया, लेकिन टी लिम्फोसाइट कहाँ पर बनती है, आर्मी ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोल दो, ह्यूमन ब्लड बोल दो, है ना, सोल्जर बोल दो, पुलिस बोल दो, जो आपको अच्छा लगता है बोल सकते हैं। हम तो आर्मी में जाने वाले बंदे हैं मैडम, हम तो आर्मी की बात करेंगे, हम तो सोल्जर की बात करेंगे, है ना। थायराइड ग्लैंड, कौन बोल रहा है थायराइड ग्लैंड, थायराइड कौन बोला, अभी बताया मैंने, कहाँ बनती है टी लिम्फोसाइट, थाइमस में, थायराइड में नहीं, थाइमस ग्रंथि में बनती है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट कहा जाता है क्योंकि कहाँ बनती है, थाइमस ग्रंथि में बनती है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, मानव रक्त में WBC और RBC का अनुपात कितना होता है, पहले ही आंसर आ गया, बोले कि मैडम क्वेश्चन पूछो उससे पहले ही हम आंसर दे देते हैं ना। तो रेशियो ऑफ WBC टू द RBC इन ह्यूमन ब्लड इज, कितना अनुपात होता है WBC और RBC का अनुपात, हाइपोथैलेमस से होता है बेटा, हाइपोथैलेमस, है ना, और वहां से जो जनरेट होगा वो काम करेगा तुम्हारे हार्ट पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। देखो WBC और RBC का जो अनुपात है बेटा वो कितना होता है, मतलब एक WBC पे 600 RBC मिलेगी तुम्हें। ये लो, इनकी क्लास ही बंद हो रही है सब, अभी तक क्लास बंद, ज़्यादा लो वाली क्वालिटी पे मत देखो बेटा, थोड़ी सी हाई क्वालिटी पे चले जाओ, है ना, जिनकी क्लास बंद हो रही है इतना कर लो। एक WBC में 600 RBC हमारे ब्लड में मिलती है, तो ये अनुपात रहता है, ये अनुपात आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे। प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं, जिन्हें हम रक्त बिंबाणु भी कहते हैं हिंदी में। प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु, इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट है, ओ, है ना, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, मैंने बताया था। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, इसमें भी एब्सेंट होता है, RBC में भी एब्सेंट होता है ना, इसमें RBC में भी एब्सेंट, WBC में होता है, WBC में प्रेजेंट, ध्यान रखना, न्यूक्लियस की बात हो रही है तो इसमें उपस्थित होगा और इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें भी नहीं होता। प्लेटलेट्स कहाँ बनती है बेटा, वही हमारी अस्थि मज्जा बोन मेरो, वहां बनेगी। और जीवन काल कौन पूछ रहा था, 8 से 12 दिन और 3 से 5 दिन, इसमें भी 2 वैल्यू है, ऑप्शन के हिसाब से टिक कर देना। लाइफ स्पान ऑफ द प्लेटलेट्स 3 से 5 दिन और 8 से 12 दिन, तो 3 से 5 दिन हो तो भी करेक्ट है, 8 से 12 दिन तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कौन सा है इसका जीवन काल, ठीक है। प्लेटलेट का काम क्या है बेटा, प्लेटलेट क्या करती है मैडम, थक्का जमाने में मदद करती है। अब क्या करूं, हाई क्वालिटी हो गई, अब एडजस्टमेंट करो, तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है और किसकी हो रही है। क्लोटिंग में मदद करता है मैडम, क्लोटिंग में मदद करता है, और ये भी मर जाती है, सभी तिल्ली प्लीहा में जाके मरती हैं और बोन मेरो में जाकर बनती हैं, ठीक है। क्लोटिंग में मदद, इसका काम क्या है बेटा, क्लोटिंग करना, रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। चलिए आंसर करिए फटाफट से, रक्त में प्लेटलेट का प्राथमिक कार्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगी, ब्लड क्लोटिंग करेगी, इम्यून डिफेंस करेगी, प्रतिरक्षा सुरक्षा करेगी, या पोषक तत्वों का परिवहन करेगी, क्या करेगी।
प्लेटलेट का काम क्या है? मैडम थक्का जमाएगी, थक्का जमाने में काम में आती है। इसका मेन काम क्लोटिंग में मदद करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोटिंग की प्रोसेस तुम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हो, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते क्या होता है। जैसे ही हमें चोट लगती है तो हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड हवा के संपर्क में आता है। ठीक है, हवा के संपर्क में आएगा तो आपकी प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। और क्या निकालने लगती है? किसका सिक्रेशन करने लगती है? किसका स्त्रावण करने लगती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करने लगती है। तो क्या हुआ? सबसे पहले खून आपका संपर्क में आया हवा के, और उससे तुम्हारी प्लेटलेट एक्टिव हो गई, और उन्होंने रक्त बिंबाणुओं ने क्या स्त्रावण करना शुरू करा? थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण शुरू करा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम आयन भी आपके ब्लड में ही मौजूद रहते हैं, उनके साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन जो हमारी रक्त में उपस्थित है उसको एक्टिव करेगा, और किस में कन्वर्ट करेगा? थोम्ब्रिन में बदल देता है। थोम्ब्रिन पूछे तो क्या है? एक एंजाइम बनता है बीच में। और ये थोम्ब्रिन का काम क्या है? फिर ये किसको एक्टिव करेगा? आपकी बॉडी में जो फाइब्रिनोजन बैठे हुए हैं, प्रोटीन, उसको एक्टिव करेगा, और किस में चेंज करेगा? उससे थ्रेड बनाएगा, फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन से क्या बनाना शुरू करता है? एक्टिव करके फाइब्रिन थ्रेड बनते हैं, धागे बनते हैं, और जो जहाँ चोट लगती है वहां पर वो धागे फंस जाते हैं, ऐसे जाल नुमा संरचना बना लेते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी सेल्स हैं वो फंस जाती हैं और क्लोट हो जाता। और क्या हो जाता है? क्लोट हो जाता है। तो कौन कौन सी चीजों के नाम याद रखना है क्लोटिंग में? इतना याद रख लो, प्लेटलेट, कैल्शियम आयन, विटामिन पूछे तो कौन सा? विटामिन के। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन यूज में आ रहे हैं बेटा? कौन निकाल रही है? थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके द्वारा सिक्रेट हो रहा है? प्लेटलेट्स निकाल रही है। ठीक है, फिर बीच में एक एंजाइम भी बना, तो एंजाइम पूछे तो क्या लिखोगे? थ्रोम्बिन लिखोगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि ये थ्रेड किससे बन रहे हैं, ये फाइब्रिन किससे बन रहा है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोटीन फाइब्रिनोजन यहाँ पर यूज में आता है। कौन सी बेटा बुक की क्या जरूरत है? सब तो पढ़ा दिया मैंने, क्यों परेशान हो रहे हो इतने कम टाइम में बुक लेकर? चलिए, तो ये आपका क्लॉट बन जाता है, क्लोटिंग की पूरी कंप्लीट प्रोसेस। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको याद रखना है, ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम आपको पता होना चाहिए, है ना? 12वीं, हाँ वो 12वीं कर लो, 12वीं में सब आ जाएगा तुम्हारा। रक्त बहने का समय और थक्का जमने का समय याद रखना। रक्त मतलब जैसे ही चोट लगी तो 2 से 7 मिनट के अंदर आपका रक्त बहना शुरू हो जाना चाहिए, और क्लोटिंग 3 से 10 मिनट के अंदर आपकी क्लोटिंग की प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर क्लोटिंग नहीं हो रही है इस टाइम ड्यूरेशन में, आपका टाइम बढ़ रहा है क्लोटिंग का, या क्लोटिंग ही नहीं हो रही है, क्लोटिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, तो इस बीमारी को क्या कहोगे? हीमोफीलिया कहोगे। क्लोटिंग डिसऑर्डर क्या है? थक्का ना जमना। विटामिन के की कमी से होने वाली दिक्कत कौन सी है? बोल सकते हो, क्लोटिंग नहीं होना। तो विटामिन के को भी याद रखना। यहाँ पर इन सारी चीजों के साथ साथ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और हेपरिन के बारे में तुम जानते ही हो, थक्का रोधी है। ये कहाँ थक्का नहीं जमने देता है? ये कहाँ थक्का नहीं जमने देता है? ब्लड के अंदर, क्योंकि आपके रक्त में सारी चीजें ऐसी मौजूद है जो क्लोटिंग कर सकती है, तो उनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो नसें चौक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चौक हो जाएंगी। तो वो काम कौन करेगा? आपका हेपरिन करेगा। बिल्कुल, चलिए आंसर करिए फटाफट से। मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करती। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, गलती करोगे। ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज, क्या रिलीज करती है बेटा तुम्हारी प्लेटलेट्स? जो आपको क्लोटिंग में मदद करती है। हाँ, रानी विक्टोरिया से शुरू हुआ था, इसे ऐसे रईसों वाली या शाही रोग कहते हैं। लिख लो, चलो याद दिला दी। शाही रोग है बेटा ये। शाही रोग कौन सा है अगर पूछे तो शाही रोग कौन सा है? यही है, क्योंकि ये विक्टोरिया महारानी को हुआ था, विक्टोरिया को हुआ था, विक्टोरिया।
महारानी जी को हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो क्या लिखोगे बेटा? प्रोथ्रोम्बिन पे टिक करूं मैडम या फाइब्रिन पे टिक करूं? किस पे टिक करोगे? प्रोथ्रोम्बिन ही रिलीज करती है, सिक्रेट करती है सबसे पहले प्लेटलेट्स, उससे ही तो कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन को एक्टिव करने का काम सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है ना, तो ये सिक्रेट करती है। चलिए, बिल्कुल। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? इन विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन रिलेटेड? थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? कहाँ पढ़ा तुमने थ्रोम्बिन? एक्सक्रेटरी सिस्टम में, ब्लड कोगुलेशन में, या क्लॉटिंग? किसमें किसमें काम है बेटा थ्रोम्बिन का? थ्रोम्बिन का काम कहाँ पर मैडम? क्लॉटिंग में, और कहीं यूज नहीं है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है या काम में आता है? प्रोटीन का नाम पूछ ले। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन पूछा है कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो आपके कोगुलेशन या क्लोटिंग में मदद करता है। क्लोटिंग में मदद करता है कौन सा वाला प्रोटीन? सीरम एमाइलेज, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन या थ्रोम्बिन? ये थ्रोम्बिन क्या था बेटा? क्या ये प्रोटीन था? ये तो एंजाइम था। यहाँ प्रोटीन पूछा है। जो बच्चे भी थ्रोम्बिन पे टिक कर रहे हैं सबका गलत है। प्रोटीन नहीं है, वो तो एंजाइम है। वो तो एंजाइम है बेटा, भूल गए है ना? इतने आसान प्रश्न मत गलत करो। क्या होगा? फाइब्रिनोजेन होगा कि नहीं होगा? ये तो एंजाइम बनता है, ये तो एंजाइम होता है, ये तो एंजाइम बनता है बीच में, जो एक्टिव करेगा किसको? फाइब्रिनोजेन को। आ रही है बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ ये एंजाइम है और आपसे प्रोटीन पूछा है, क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त वाहिनी में उपस्थित रक्त का थक्का क्या कहलाता है? अ क्लॉट प्रेजेंट इन अ ब्लड वेसल इज नोन एज। ब्लड वेसल, रक्त वाहिनियां, हमारे शरीर के अंदर की नसें, उसके अंदर अगर आपका क्लॉट बन रहा, उसको क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? उसको थ्रोम्बोसिस कहोगे, उसको थक्का यानी कि क्लॉट कहोगे, उसको एग्लूटिनिन कहोगे या थॉम्बरस कहोगे? क्या कहोगे? तो बेटा हमारे रक्त के अंदर, हमारे रक्त के अंदर, नस के अंदर जो ब्लड जमता है, क्लॉट बनता है, उसको हम थॉम्बरस कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं, थ्रोम्बस। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजिंग शब्द है। थ्रोम्बस का नाम तुम सुनते से एक्साइटमेंट में सोच लोगे कि ये तो क्लॉटिंग का वो वाला एंजाइम है। वो थ्रोम्बस नहीं है, वो थ्रोम्बिन है। वो क्या है बेटा? थ्रोम्बिन है। और ये थ्रोम्बस किसको कहा है? हमारी अंदर नस के अंदर जो थक्का जम रहा है, क्लॉट बन रही है, क्लॉटिंग, जिससे हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम आती है, वो है। ठीक है, चलो। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन अ ब्लड। वेरी रिपीटेटिव एंड कॉमन क्वेश्चन, आंसर सभी का आना चाहिए। Which is the anticoagulant substance in the blood? Fibrinogen, heparin, globin, thrombin? कौन सा वाला है? हेपरीन। ये नहीं जमने देता अंदर, क्लॉटिंग नहीं होने देता, बिल्कुल सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकार कम प्लेटलेट्स काउंट का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर लो प्लेटलेट काउंट? अब प्लेटलेट काउंट से जुड़ी हुई बीमारी देख लेते हैं बेटा, कम ज्यादा होना। एनीमिया कहोगे, ल्यूकेमिया कहोगे। एनीमिया तो हमारा रक्त की कमी, ल्यूकेमिया हमारी WBC बढ़ना संख्या में, यहाँ WBC बढ़ रही है संख्या में। थोम्ब्रोसाइटोसिस कहोगे या थोम्ब्रोसाइटोपेनिया कहोगे? बता दो जल्दी से, इसका आंसर कौन बताएगा? यहाँ पर प्लेटलेट काउंट कम ज्यादा हो जाने की दिक्कत के बारे में पूछा है।
बेटा ल्यूकेमिया WBC का काउंट बढ़ जाना होता है, ना कि प्लेटलेट्स का। थ्रोम्बोसाइटोसिस कहोगे या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहोगे? इसका आंसर आ रहा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। बेटा थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं? प्लेटलेट्स का नाम है ना थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं? कहोगे मैम रक्त प्लेटलेट ही लिख लो, प्लेटलेट को कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी बीमारी में भी थोमरो वाला शब्द आएगा। ल्यूकेमिया कहाँ से आ गया? ल्यूकेमिया तुम्हारी WBC की संख्या बढ़ना होता है बेटा, है ना। तो यहाँ इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। और जिन्होंने भी पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अधिकता से होता है, वो अपने नोट्स में ठीक कर लेना, अपने दिमाग में ठीक कर लेना और इंटरनेट पे सर्च कर लेना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डिसऑर्डर होगी लो प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट अगर कम होती है बेटा, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपने पढ़ा है वहां से करेक्ट कर लेना और एक बार इसको रीचेक कर लेना, जिसने भी पढ़ा है ना। मनोहर तुम्हारी बात कर रही हूँ। ये प्लेटलेट काउंट कम हो जाना, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और अगर मैडम प्लेटलेट बढ़ गई तो, प्लेटलेट की संख्या बढ़ गई तो उसको क्या कहेंगे? तो अगर प्लेटलेट बढ़ गई, प्लेटलेट्स बढ़ गई बेटा, तो इसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। थ्रोम्बोसाइटोसिस याद कर लेना, दोनों बीमारियां याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। हाँ ये कर लेना बेटा। और एक बार रीचेक कर लेना, अगर आपको डाउट लगता है तो अपना रीचेक करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है वो कमी से होगा और थ्रोम्बोसाइटोसिस वो अधिकता से होगी। ये प्लेटलेट की जुड़ी हुई बीमारी है। चलो, मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, इसको छोड़ो, रिपीटेड क्वेश्चन। ये बताओ, द ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड आर। ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम बता दो। ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम बता दो जल्दी से, क्या है? कितने टाइम में ब्लीडिंग शुरू हो जाना चाहिए, कितने टाइम में क्लॉटिंग हो जाना चाहिए? 2 से 3 मिनट में ब्लीडिंग हो जाना चाहिए शुरू, और 4 से 6 मिनट में क्लॉट हो जाना चाहिए, या 5 से 15, 2 से 7, 3 से 10। फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए। 2 से 7, 3 से 10 मिनट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अभी तो पढ़ा था हमने क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। चलिए एक रेंज याद कर लो कोई सी भी जो आपने करी हो, उसके अंदर अंदर। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो प्रभावित करता है। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा, ध्यान रखना, पूछ ली जाती है। इसमें से बता दो कौन सी अनुवांशिक बीमारी है। तो सारी अनुवांशिक बीमारी की लिस्ट एक तरफ, बीमारी में कर ही लेंगे वैसे हम, और नॉर्मल वाली बीमारी की लिस्ट एक तरफ दिमाग में बना लेना। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या रक्त के थक्के बनाने वाले कारक क्या हैं, कौन है? हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करती हैं, किसको अफेक्ट करती है? प्लेटलेट्स का गड़बड़, प्लेटलेट से जुड़ी हुई, क्योंकि इसका ही थक्का जमाने में काम है ना। बेटा अब हीमोफीलिया मतलब क्या है कि क्लोटिंग नहीं होना। हाँ डी करेंगे, डी, सॉरी, रक्त के थक्के बनाने वाले कारक। अब उसमें प्लेटलेट भी आ गई तुम्हारी, डी करेंगे, डी बिल्कुल सही है ना। क्लोटिंग, क्लोटिंग नहीं हो पाना, वही तो हीमोफीलिया है। अब क्लोटिंग के जितने भी कारक हैं वो अफेक्ट होंगे, तभी क्लोटिंग नहीं होती। हाँ क्लोटिंग फैक्टर बेटा, बिल्कुल। मैंने प्लेटलेट पे भूल गई थी कि नीचे वाला ऑप्शन में सारे फैक्टर भी दिए, तो सारे फैक्टर अफेक्ट होंगे, सिर्फ प्लेटलेट से नहीं होती।
क्लॉटिंग फैक्टर आएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब तुम ब्लड के कार्य बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, है ना। क्या करता है रक्त का काम, क्या क्या है? पोषक पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हार्मोन्स का परिवहन करना, है ना। हार्मोन्स का परिवहन करना और बॉडी टेम्परेचर तुम्हारा कंट्रोल करना, पीएच मेंटेन करना, क्लोटिंग में मदद करना, बीमारियों के विरुद्ध लड़ना और आपका जल का नियमन करना, पीएच को मेंटेन करना। ये सारे काम है किसके? हमारे ब्लड के होते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड के होते हैं। तो कार्य आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। सारी जितनी भी सब पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके हो, आरबीसी पढ़ चुके हो, प्लेटलेट्स पढ़ चुके हो, सभी के काम जो है वही तुम्हारे रक्त के काम है मिलजुल के। जो प्लाज्मा का काम है वही तुम्हारे रक्त का काम है। तो रक्त के काम अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलो जरा बीमारियां एक बार रिवाइज कर ले हमारे रक्त से जुड़ी हुई। एक नई बीमारी एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया ये कौन सा एनीमिया? देखो एनीमिया तो हम पढ़ते हैं कि रक्त से जुड़ी हुई रक्त की कमी हो जाती है मैडम, उसे एनीमिया कहते हैं। खून की कमी होना एनीमिया, लेकिन एनीमिया अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग प्रकार से हमारी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है? पहली वाली देखते हैं हम, एप्लास्टिक एनीमिया जो है आपका, उसमें क्या होता है? जब लाल रक्त मज्जा भरपूर मात्रा में आरबीसी नहीं बनाएगी। आरबीसी कहाँ बन रही है? हमारी मज्जा में बन रही है, बोन मेरो में बन रही है। तो हमारी जो लाल रक्त मज्जा है ये ज्यादातर आरबीसी के लिए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ये भरपूर मात्रा में आरबीसी नहीं बनाएगी तो आरबीसी का भरपूर मात्रा में न बनना कौन सा एनीमिया होगा? एप्लास्टिक एनीमिया कहलाएगा, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ये अनुवांशिक रोग, जी लिख दिया है मैंने, जी फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर माता पिता को है तो बच्चों को होगी, जेनेटिक है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, ये मिलेगी विरासत में आपको। तो सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? तो इसमें आपकी जो आरबीसी का आकार है हंसिए के जैसा हो जाता है। किसके जैसा? सिकल, हंसिया, घास काटने वाला, उसके जैसा इसका आकार हो जाता है और हीमोग्लोबिन के निर्माण में कमी आ जाती है। अब हीमोग्लोबिन कम होना, आरबीसी का आकार गड़बड़ होना, रक्त की कमी होना, है ना। तो इसमें भी रक्त की कमी, ये भी एनीमिया है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया है क्योंकि इसमें आरबीसी का शेप चेंज हो रहा है, सिकल साइज का हो जाता है, हंसिए के जैसा हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। और पर्नीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया सारी आपके रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। तो पर्नीशियस एनीमिया की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा? आरबीसी का कम होना, आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि मज्जा के द्वारा आरबीसी परिपक्व नहीं होती है। अगर मज्जा आरबीसी ढंग से नहीं बना रही है तो वह एप्लास्टिक एनीमिया है। अगर तुम्हारी मज्जा आरबीसी बना तो रही है लेकिन उसको विकसित नहीं कर पा रही है, डेवलप नहीं कर पा रही, डेवलप्ड आरबीसी अच्छे से नहीं बना पा रही है, तो वो आपका पर्नीशियस एनीमिया होगा। कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, कमी के कारण ये रोग होता है। उसके बाद थैलेसीमिया की बात करें, एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आरबीसी का साइज बढ़ जाना, है ना, आरबीसी बढ़ जाना आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी से होता है, ठीक है। अब थैलेसेमिया क्या है? थैलेसेमिया भी एक अनुवांशिक बीमारी है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें एक और नाम ऐड कर लो, थैलेसेमिया का भी। इसमें क्या होता है? इसमें पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बनता है और एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं बनता है अच्छे से, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन बन रहा है आपका, उसकी बनने की जो है अच्छे से नहीं बन पाता है, कम क्वांटिटी में बनेगा या अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये हीमोग्लोबिन जो है उससे जुड़ा हुआ रोग है, वो अच्छे से नहीं बन पा रहा, तो थैलेसेमिया अनुवांशिक जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। तो जेनेटिक में सिकल सेल एनीमिया आ जाता है आपका, और थैलेसेमिया आएगा, और कौन आएगा? कौन सा वाला एनीमिया आएगा? हीमोफीलिया आएगा। ये 3 अनुवांशिक बीमारी आपकी यहाँ पर हो जाती है, ब्लड से जुड़ी हुई, ठीक है।
आगे बढ़ने से पहले बेटा एमसीक्यू रिवीजन बैच चल रहा है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कंसेप्चुअल, इतना कंसेप्चुअल आपको कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। और कॉम्बो है बेटा, दोनों बैच जो कंप्लीट हो चुका है, फाउंडेशन बैच और जो रिवीजन बैच है, दोनों के दोनों बैच आपको 499 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिनको ज्वाइन करने में दिक्कत आती है वो कांटेक्ट कर सकते हैं।